ये किसने बोला इज्जत डेवलप? मैंने वीडियो बोला इज्जत डेवलप कौन करता है ये बताओ। चलो सुनो, अच्छा वेट सुनो, मेरे को पहले एक बार ये समझ लो, टेस्ट में मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था, कौन सा आने वाला है? जिनका आईपी मैट का एग्जामिनेशन होगा उनमें ये सीलॉग्स के क्वेश्चन हैं 12, और जिनका सीए वाला, बेटा बातें ना करो रे। दूसरा ये सीलॉग्स, सेकंड क्या है? डायरेक्शन डिस्टेंस। अगर आप सीए वाला दे रहे हो तो 5 हो जाएगा, और आईपी मैट में भी शायद आईपी मैट में 10 है। थर्ड चैप्टर सीयूईटी का बेटा टेस्ट नहीं हो रहा है। बात रही किसकी? कोडिंग डिकोडिंग वाली। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम है, 5 है। एक और चैप्टर कौन सा पढ़ा था आपने? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के भी कितने क्वेश्चंस हैं? 5 है। ये ओवरले की सेगमेंटेशन मैंने आपको दे दिया है, ऑलमोस्ट ये आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, तो इन सब का अपन रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हाँ सुनो, सीए वाले में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं 20, और आईपी मैट वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 35। अब सुनो, पहले ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता है आपको? ब्लड रिलेशन, है ना? तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन करते हैं अपन ब्लड रिलेशन का। आओ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 मैं इधर लिख रहा हूँ उसको बना के, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितनी देर में क्वेश्चन बना रहा हूँ उतनी देर में आप उसका सॉल्यूशन करिए, साथ साथ में सॉल्यूशन करो, बीच में बोलना मत, सेपरेट सॉल्यूशन करना। सी देयर आर 7 persons P, Q, R, S, T, U and V, ठीक है? इसमें कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन। और ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मेल होंगे? 4 मेल और 3 क्या हो जाएंगी? फीमेल। डन? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसके बीच में बेसिस पे अगर आगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो एलिमिनेशन हो जाएगा इस बीच पे, ठीक है? चलो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसा लिख दिया, P इज सन इन लॉ ऑफ जेज फादर। क्यों इज फादर? ठीक, सिंपल है। थोड़ी सी मैंने कोशिश करी है ऐसा बनाने की जो आपके पेपर में आए, ऐसा पैटर्न रखा है। ये क्या लिखा? फर्स्ट लाइन, पी इज सन इन लॉ ऑफ क्यूज फादर। सेकेंड, आर इज मैरिड टू S and has only one child Q. Second statement. Third, Q is sister in law of Q is sister-in-law of U, who is aunt of V। बस स्ट्रक्चर फ्रेम करिए। ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका? हाँ हो जाएगा। यस, गो फॉर इट। बहुत सिंपल है, अगर साथ साथ में कर रहे हो तो इजीली हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो देखो सुनो, मैंने ऊपर कितनी इंफॉर्मेशन दी, कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन।
अब 3 जनरेशन का यूज करोगे सारी इंफॉर्मेशन पुट हो जाएगी। पहले क्या लिखा है, पी इज सन इन लॉ, और सन इन लॉ का बेसिक मतलब ये है कि पी क्या होगा, मेल होगा। और सन इन लॉ कब बनता है ये बताओ, उसकी शादी हुई होगी किसी की लड़की से, किसकी लड़की से, क्यू के फादर। अब यहाँ पर समझो, ये जो क्यू है ना, क्यू का कोई फादर है, इसका सन इन लॉ है कौन, पी। अब इसका सन इन लॉ का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की डॉटर कौन होने वाली है, क्यू, और क्यू की शादी किससे होने वाली है, पी से। अब देखना क्या पी सन इन लॉ हो गया क्यू के फादर का, ये किसका किसका बना है इतना ही बताओ, इतना सबको बन गया है। अब क्या प्लीज साइड, अब तो सॉल्व करा रहा हूं मैं, कौन सा फिगर नहीं दिख रहा है जो बना रहा हूं मैं, तो बेटा बनाया क्या है मैंने पूरा भी बना तो लेंगे। अरे चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ। हमसे बोला गया कि पी सन इन लॉ है क्यू के फादर का। सुनो अभी 100% मैं श्योर नहीं हूं कि क्यू ही वो लेडी है, या आगे पढ़ के श्योरिटी मिलेगी, लेकिन मैंने अजम्पशन में फिलहाल मेंशन कर दिया, कम। अच्छा अब आगे क्या लिखा है, आर इज मैरिड टू एस। ऐसा बोला गया कि देखो ये आर और एस क्या है, मैरिड है। एंड ये एंड किसके लिए बोला गया है, आर के लिए नहीं, मैंने बताया था कि एंड और बट किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन और WH वर्ड किसी भी सेंटेंस के सेकंड पर्सन। तो आर के बारे में कि हैज ओनली वन चाइल्ड, और वो चाइल्ड कौन है, क्यू है। अच्छा आर के पास एक ही बच्चा क्यू है, तो एस के पास कितने बच्चे होंगे, ऐसा मत बोल देना 2-3, एक ही होगा। इसका मतलब ये कि इसमें आर और एस में से कोई एक आएगा, और जिसकी शादी होगी उसमें से आर और एस में से कोई एक होगा। मैंने डायरेक्टली पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि आर और एस के जेंडर के बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसलिए। हाँ इतना पता चल चुका है कि अब एकमात्र यही है क्यू, तो अब अपन 100% श्योर हो गए थे कि क्यू को डॉटर ही बनाना पड़ेगा, ये डेफिनेट हो गया था। चलो अब इसमें आते क्या लिखा, क्यू इज सिस्टर इन लॉ। अच्छा सिस्टर इन लॉ के 2-3 रिलेशन होते हैं, पहला तो वो भाभी हो सकती है, दूसरा वो साली हो सकती है, थर्ड वो ननद हो सकती है। लेकिन साली और ननद के कंडीशन में इसके किसी सिबलिंग्स की ज़रूरत है, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके पास तो एक ही चाइल्ड है। इसका मतलब वो एक ही चीज़ बन सकती है, वो क्या, भाभी। इसका मतलब क्यू सिस्टर इन लॉ है किसकी, यू की, तो हमें यू की पोजीशन यहाँ पुट करनी पड़ेगी। डन। अच्छा अब क्या लिखा है, यू हु इज आंट ऑफ वी। अच्छा ये यू आंट है, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन तो ये मिल गई कि यू फीमेल है, और ये आंट बनी, इसका मतलब ये कौन है, वी इन दोनों में से किसी एक का, क्या दोनों का ही होगा, इन दोनों का वो चिल्ड्रन हो गया। तो हमारे पास इतनी पोजीशंस पुट हो गई। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास टोटल पर्सन कितने थे, 7। एक पर्सन कौन सा बच गया, टी। उसकी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज आपको पता है, मेल कितने हैं 4 और फीमेल कितनी है 3। हमारे पास कितने फीमेल हो चुके हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये तो पता चल ही चुका है कि वी मेल है, और साथ में आपको ये भी पता चल चुका है कि टी जहां कहीं भी बैठेगा होगा तो मेल ही। इतना भी पता चला। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्वेश्चन एक लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लो। हाँ अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। if S is sister-in-law of T, if S is sister-in-law of T, then how U is related to T? मैंने आपसे बोला if S is sister-in-law of T, then how U is related to T। जल्दी से चेक करिए और बताइए, वो भी सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। सबके आगे आंसर कंफर्म। अच्छा मैंने आपसे क्या बोला कंडीशनल में, इफ एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। एफ सिस्टर इन लॉ का मतलब ये कि एस सिस्टर इन लॉ का मतलब ये कि इसमें किसकी पोजीशन पुट करनी है, एस की, और इसमें किसकी पोजीशन, आर की। और एस अगर सिस्टर इन लॉ है टी की, तो टी को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, ब्रदर, तभी होगा ना। अच्छा अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा गया है, देन हाउ यू इज रिलेटेड टू टी। तो ये तो जनरेशन ही अलग है, सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएगा। ये जो टी है इस क्यू के पापा का भाई है,
यही ना, फादर के ब्रदर को क्या बोलते हैं? अंकल। इसका मतलब इस क्यू से टी का रिलेशन क्या है? अंकल वाला। तो क्यू इसको क्या लगेगी? नीस। टी उसको अंकल लगेगा तो क्यू उसको क्या लगेगी? नीस। चलो ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब ब्लड रिलेशन तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और क्वेश्चन ये जो मैंने अभी लिखवाया ये तो इजी मैंने लिखवाया है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं मिलेंगे आपको। पेपर में 5 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, तो मुझे पूरा भरोसा है। गई भैंस पानी में, डूबी हुई है अजित, बहुत मुश्किल से निकलेगी वो। चलो, टाइम कितना हो गया? 25 मिनट है, दूसरा चैप्टर भी करना पड़ेगा ना। चलो मैं आपको एक चीज़ सीधा समझाता हूँ, ये समझो। ये इस दोनों का क्या रिश्ता है? तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेल को, और सर्कल से फीमेल को। अच्छा, ये लेडी और ये मेल पर्सन, और ये भी लेडी और ये मेल पर्सन। मुझे बस ये बताओ इन दोनों का क्या रिलेशन? उसकी तरफ से ब्रदर इन लॉ और इसकी तरफ से, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का क्या रिलेशन? ठीक है। इन दोनों का क्या रिलेशन? तो जब इतना याद है तो बना क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, इस दोनों का एक मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया, ये इसका, इन दोनों का क्या रिलेशन? और ऊपर से देखें तो क्या लगेगी? हाँ अंकल। बेटा ये लड़की है, इसको पता नहीं किस नजरिए से तुम देख रहे हो तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये क्या लगेगा? अंकल। ओके। अच्छा, ये इसको क्या लगेगा? और ऊपर से देखें तो ये क्या लगेगा इसको? और ऊपर से देखें तो, चलो कुछ तो याद है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन पुट कर दे तो अब मुझे ये बताओ, रुको, इसका रिलेशन बताओ। और ये अच्छा, स्पेसिफिक पूछूं तो कौन सा ग्रैंडफादर है वो? पैटर्नल या मैटरनल? उसके फादर की तरफ का है तो पैटर्नल। और ये इसको क्या लगेगी? पैटर्नल या मैटरनल? तो याद तो है, फिर तुम लोग बना क्यों नहीं पा रहे थे भाई? ये बताओ, इन दोनों की हो गई। अच्छा, ये बताओ ये क्या लगेगी इसको? मैटरनल, मदर के साइड का है। और ये क्या लगेगा इसको? तो यही तो था। चलो मुझे ये बताओ, मेरे को ये बना के दिखाओ। R is son in law of his father's mother। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। R is son in law of his father's mother। बन गया? वेरी गुड। If you made this structure, then let me know how this R is related to this man। सन इन लॉ लगेगा। अच्छा, R इसको कैसा लगेगा? दोनों को सन इन लॉ, एक को ग्रैंड सन इन लॉ और एक को सन इन लॉ, ऐसा? अच्छा सुनो, वेट, एक काम करते हैं, इसको 2 डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। इस F और ये ऑफ के राइट वाले कॉन्फ़िगरेशन को पहले बना देता हूं मैं। चलो, हमने S को पुट किया, S का जेंडर क्लियर नहीं है। अच्छा, S का क्या लिखा गया है? फादर। फादर के ऊपर क्या है? मदर। अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। तो क्या लिखा है? R इज सन इन लॉ ऑफ, R सन इन लॉ है किसका? इसके फादर की मदर का। अब इसके सन इन लॉ का मतलब ये होगा कि इसकी एक बेटी होगी और उससे किसकी शादी हुई होगी? आर की। ये कॉन्फ़िगरेशन बना। अब मैं अगर ये पूछता कि आर इसके फादर से कैसे, तो ये बेटा सन इन लॉ थोड़े लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ लगेगा उसका। अगर इस लेडी से पूछूं क्या लगेगा, तो क्या लगेगा? सन इन लॉ लगेगा इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं जानबूझ के ये इसलिए करवा रहा हूँ बार बार क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन है, चारों 5 क्वेश्चन में है ये। एक बार और करिए, ये लिखो, P is maternal uncle of S
फादर्स डॉटर्स, डॉटर, अर्थ है मत करो, सॉल्व करो। मैंने जो भी पैटर्न बताया उस पैटर्न से सॉल्यूशन करिए। इस ऑफ के राइट वाले सेगमेंट को पहले फ्रेम करो, उसके बाद लेफ्ट वाले को कर रहे हैं ना, अपने आप ही हो जाएगा। हो गया? अच्छा, अगर हिंदी में इसको समझे तो इतना आसान लगता है, ये खुद को सेंटर में रख लो। ऐसा लगता है कि पी मामा है, मैटरनल अंकल मतलब मामा ही होगा ना। पी मामा है किसके? एस के पापा के बेटी के बेटी का, ऐसा। अब समझो, सबसे पहले मैंने बना दिया एस, डन। एस के फादर को बना देते हैं, हो गया। एस का फादर, फादर की। अब आपके मन में दो चीजें पॉसिबिलिटीज है आने का। हो सकता है आप ऐसा कह लो कि सर ऐसी डॉटर है, किसी के मन में ये बात भी आ सकती है, ओनली नहीं लिखा कि दूसरी डॉटर हो सकती है, दोनों बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इसके नीचे इसकी डॉटर बना दी, ठीक है। तो एस के फादर की डॉटर ये बना दिया। अब इसका मामा है, इसका मामा होने का मतलब क्या है? इसका क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा गया। अब दूसरी भी होती बहन तब भी यही बनता, और ये भी है तब भी वही बन रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबका बन गया था ये, वेरी गुड। चलो चलो दूसरा टॉपिक सॉल्व करो जरा। मुझे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। एट 9 AM एक पर्सन कहीं भी खड़ा है, उसकी शैडो उसके राइट हैंड की तरफ है, तो वो किस डायरेक्शन में देख रहा है? यू हैव टू फाइंड दिस। एट 9 AM, मैं ईस्ट मत बोल देना, पिट जाओगे। ईस्ट वेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। साउथ। मैंने आपसे एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, उसमें बताया था कि पर्सन नॉर्थ अगर देख रहा हो और राइट फेस करेगा तो राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट। अच्छा ठीक है, लेफ्ट फेस करेगा कहाँ, वो टर्न लेगा कहाँ जाएगा? वेस्ट। साउथ प्लस राइट कहाँ जाता है? वेस्ट। और साउथ प्लस लेफ्ट कहाँ जाता है? ईस्ट। ये मैंने बेसिक में आपको बताया था। उसके बाद मैंने एक्सेप्शन भी बता दिया था कि इन केस क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट यूज किया गया है तो आंसर या तो नॉर्थ होगा या फिर साउथ, और अगर क्वेश्चन में फ्रंट और बैक यूज किया गया है तो आंसर या तो ईस्ट होगा या फिर। ये बेसिक है इसका। अब इसमें क्या पूछा गया है? 9 AM। मुझे ये बताओ 9 AM पे सन कहाँ होगा? और सन ईस्ट में होगा तो शैडो कहाँ बनेगा? तो हमने शैडो की कंडीशन लिख दी वेस्ट। अच्छा राइट में है तो यहाँ पर राइट को भी पुट कर लो और चेक कर लो ये दोनों इस चारों में कहाँ है, तो यहाँ देखोगे वेस्ट और राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चों को वो बेसिक्स याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आते ही यहाँ पढ़ने। इसके बाद तो 11 AM पर एक पर्सन की शैडो राइट हैंड में ही रखते हैं, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? कंफर्म? चलो अगर इस 11 AM को चेंज करके 3 PM कर दे तो हो जाएगा। 3 PM पे सन वेस्ट में, तो शैडो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। और ईस्ट प्लस राइट क्या हो जाता है? नॉर्थ। तो ये कंडीशन आपका नॉर्थ। ये याद रहेगा? चलो एक और करो। सपोज कर लो एक पर्सन पहले से ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, डन। और वो सेम डायरेक्शन में पहले चल लेता है, जस्ट सपोज 6 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 8 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न देन गोज 9 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 12 किलोमीटर। Find the maximum and minimum distance। चेक करिए, बताइए जल्दी से। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, एग्जैक्टली सेम। चलो देखो, पहले पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा था? ईस्ट में। ईस्ट मतलब ये अपने को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके चलना है। और डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 6। अब मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर पोजीशन से राइट अप चले या डाउन? अप चलेंगे?
राइट डाउन चलेगा। डाउन, ये डाउन कितने किलोमीटर चलना है? 8। अब ये बताओ यहाँ से लेफ्ट इस डायरेक्शन में चले या इस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन कितना है? 9 किलोमीटर। यहाँ से राइट अब चलेगा डाउन, डाउन। ये हो जाएगा कन्फिग्रेशन आपका। मैक्सिमम में तो कुछ करना ही नहीं होता, सिंपली जितने भी टर्न्स है सबको ऐड कर दीजिए। और मिनिमम में मैंने आपसे बताया था या तो सेपरेट सेपरेट ट्रायंगल फाइंड कर लो या एक ट्रायंगल में कन्वर्जन कर लो। इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ये यस 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 20, ये कितना हो जाएगा? 15। और फिर आपको पाइथागोरस पता है। 625 किसको किसको याद था ये? चलो ठीक है, थोड़ा सा भी याद अगर होगा जो हमने बेसिक क्लास की थी तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड यही कराया होगा मैंने। चलो जल्दी से 2 क्वेश्चन सिलॉक्स का करो, फिर कोडिंग डिकोडिंग बताते हैं। ये बताइए सिलॉक्स में ऐसा मेंशन कर लो, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी एंड ऑल सी इज डी। ये आपका स्टेटमेंट है। हाँ, नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी। कंक्लूजन नंबर 2, all D is C is possible। सॉरी, ये C मैं हटा रहा हूँ, इस C को A कर देता हूँ मैं। all D is possible। सेकंड वाला सही वाला सबका ठीक है, दूसरा सही पहला गलत। सबका सेम ही है, दूसरा सही पहला गलत। दूसरा सही पहला ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम कैसा बनाओगे आप? समय आर बी का क्या मतलब? ए और बी का ये, ठीक है, डन। अच्छा, क्या लिखा है? सम बी आर नॉट सी, कुछ बी का पार्ट सी, और फिर क्या लिखा है? ऑल सी इज, ये तो डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ए आर सी बेसिकली आपसे कह रहा है कि ए और सी क्या ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को। आप कहोगे कि अपने पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में, तो आंसर क्या करोगे? कैन नॉट बी। अच्छा, अगर इसमें पॉसिबिलिटी मेंशन होता तब क्या करते हैं? करेक्ट कर देते ना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? ऑल डी इज ए, ऑलरेडी पॉसिबिलिटी। ये डी सारा किसके अंदर जाने की कंडीशन पूछ रहा है? ए के अंदर, बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये तो था बहुत ज़्यादा बेसिक, जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कैसा है वो कर लो। क्वेश्चन पहला है ऐसा, ये रहा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ओनली अ फ्यू ए इज बी। स्टेटमेंट नंबर 2, सम बी इज सी। स्टेटमेंट नंबर 3, सम सी इज डी। स्टेटमेंट नंबर 4, नो बी इज डी। कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1, ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ए इज कर दूं क्या? सम सी इज डी, नो बी, चलो सी इज डी। कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, सम डी आर नॉट सी। दोनों सेम ही रखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं किया है, दोनों सही है। वेरी गुड। किसके किसके दोनों करेक्ट है? वेरी गुड, ठीक है। और किसके किसके एक ही सही है? कोई भी एक, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला कितने बच्चों का सही है? सिर्फ फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ठीक है। और किसी का ऐसा भी ओनली सेकंड? नहीं। तो सुनो, जिन बच्चों ने बोला है कि दोनों करेक्ट है, प्रोबेबली उनके आंसर ही सही है। पहला स्टेटमेंट क्या? ओनली अ फ्यू ए इज बी। और मैंने आपको बताया था ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव।
मैंने आपसे क्लियरली मेंशन कराया था कि जहां कहीं भी ओनली अ फ्यू मेंशन किया जाता हो, आपको इसमें दो चीजें कंसीडर करनी है। क्या क्या? सम भी और क्या कंसीडर करनी है? सम नॉट भी, दोनों। उसके आगे क्या लिखा है? सम बी इज सी, बी इज सी बना दिया। फिर क्या है? सम सी इज डी बना दिया। और फिर क्या लिखा है? नो बी इज डी, बी का डी से कोई रिलेशन नहीं है। यही तो है। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या पूछा? ओनली अ फ्यू सी इज डी। तो बेसिकली आपसे ये क्या कह रहा है? सम सी इज डी एंड सम सी आर नॉट डी, दोनों पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल करेक्ट है। अगर सम सी आर डी बोले तब भी करेक्ट है, सम सी आर नॉट डी बोले तब भी करेक्ट है, क्योंकि सी का जो पार्ट बी के अंदर है वो कभी भी डी के अंदर नहीं जा सकता। तो पहला तो 100% करेक्ट है। सेकंड में क्या लिखा? सम डी आर नॉट सी। अब आपसे कह रहा है कि क्या इस डी का कोई भी ऐसा पार्ट है जो सी के अंदर नहीं जाएगा? कौन सा? जो इस साइड है। मतलब स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा सा इमोशन में बह गया था। सी की तरफ से नेगेटिव है, डी की तरफ फाइनली चूज करो आंसर। एक बार और लो, 30 सेकेंड्स का टाइम। क्या पूछा गया है? सम डी आर नॉट सी। मुझे ये बताओ, सी और डी का जो गिवन रिलेशन है वो क्या है? पॉजिटिव है ना? अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, सम पी आर क्यू, ऐसा लिख दूं, और मैं आपसे पूछ लूं सम पी आर नॉट क्यू, आप क्या बोलोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं आपसे पूछ लूं सम की आर नॉट पी, आप क्या बोलोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पॉसिबिलिटी होगा तो करेक्ट हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैन नॉट बी। तो इसमें भी तो यही होना चाहिए ना। आपसे अगर इस डी का रिलेशन, मेरे को, मैं इसलिए फंबल करके मुझे लगा कि मैंने शायद डी और बी का रिलेशन पूछा है, तो डी और बी नेगेटिव है ही ऑलरेडी गिवन, लेकिन किसका पूछ रहा है? डी और सी का। और डी और सी का कितना रिलेशन गिवन है? इतना, और वो भी कैसा गिवन है? पॉजिटिव। नेगेटिव की तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये आपका क्या होना चाहिए था? कैन नॉट बी, और फाइनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। किसके किसके आंसर? तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, जिनका था उनका करेक्ट। चलिए ठीक, ओके। अब और करें क्या? एक क्वेश्चन सीलॉग्स का, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन है आपके पास। एक लिख लो लास्ट, ऐसा लिख लीजिए आप, ऑल ए इज बी, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, ऑल बी इज सी, और स्टेटमेंट 3, नो सी इज डी, ये स्टेटमेंट है। बन गया? ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी इज पॉसिबल। कंक्लूजन नंबर 2, सम डी आर नॉट बी। बहुत सिंपल ही लिखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट गलत और सेकंड फर्स्ट सही और सेकंड करेक्ट, इनकरेक्ट। अच्छा, आप में से किसके किसके दोनों ही करेक्ट है ये बताइए? है कोई जिनके दोनों ही करेक्ट हो, फर्स्ट सेकंड? अच्छा, कुछ है। किसके सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है? ओनली फर्स्ट? नहीं। किसका सेकंड करेक्ट है? मेजॉरिटी सेकंड करेक्ट है। और जिन्होंने किसी में भी हैंड रेज नहीं किया उनका, ऐसा मान लो कि सर आप जो बोल दोगे वही करेक्ट है। कुछ लोग गजब लेकिन नालायक हो। सुनो देखो, ऐसा लिखा है ऑल ए इज बी, और फिर क्या लिखा है? ऑल सी इज, और फिर नो सी इज डी। क्या आपका डायग्राम ये फ्रेम कर रखा आपने? तो अगर ये, तो आंसर भी करेक्ट आना चाहिए। कंक्लूजन क्या लिखा है? इसको छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। कह रहा है सम ए आर सी। अब ये बताओ, ये सारे का सारा ए किसके अंदर है? मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, किसी से पूछा होगा, ऐसा गौरव से पूछ लेता हूँ। गौरव, आपके घर में कितने कमरे टोटल? हाँ, 5 मान ले। अच्छा, मेरा एक बच्चा है, बेटे से पूछ लिया कि आपके घर में कितने कमरे? कह रहा सर 3 फ्लोर है। मैंने पूछा कब बेटा कमरे कितने हैं? कहा सर मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक दूसरे तीसरे फ्लोर पे, तो पता ही नहीं मेरे को उसका नाम क्या है। मैं कहा फिर भी तो ऐसी कुछ काउंटिंग बताया 8-10। मैं कहा तो आप किस फ्लोर पे रहते हो? सर ग्राउंड फ्लोर पे। ओके, ऊपर वाले पे? सर दादी रहती हैं। तो बेटा दादी रहती हैं और आप आज तक ऊपर सेकंड वाले फ्लोर पे नहीं गए। इसके आगे मैंने ज़्यादा एंट्री करना अच्छा नहीं समझा,
तो मैं रुक गया। अजीत, क्या अजम्पशन लगाया जा सकता है इससे? यस गौरव, मान लिया 5 कमरे हैं, तो आपका कोई पर्सनल कमरा है क्या? पर्सनल कमरा पक्का ना? हाँ, नहीं बहुत सोच के बता रहा, मेरे को घबराहट लग रही है ऐसा। तो मुझे ये बताओ, आपके पर्टिकुलर जो कमरा है उसमें बेड होगा, तो वो जो बेड है वो आपके घर के अंदर है क्या? कमरे के अंदर तो मुझे ये बताओ, आपका जो बेड है वो कमरे के अंदर है, तो कमरा किसके अंदर है? तो बेड किसके अंदर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में सो रहे हो, अपने कमरे में सो रहे हो, और बाहर से फोन आता है कि गौरव कहाँ है, तो पापा बोलेंगे अपने कमरे में है। तो बाहर जिसने फोन किया वो ये समझ लेगा क्या कि वो घर में ही है, या ये समझेगा कि नहीं अपने कमरे में, घर में नहीं है? क्या समझेगा वो? घर में ही है ना, मतलब अपने कमरे में है तो घर में ही है। क्यों? क्योंकि कमरा उसका कहाँ है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये सारा एक किसके अंदर है, तो इस ए के इतने पार्ट की बात करें, इसकी करें, इसकी करें, इसकी करें, वो सारा किसके अंदर है? तो अगर ऑल गिवन है तो सम तो 100% करेक्ट होना चाहिए, लेकिन करेक्ट के साथ क्या लगा दिया है? तो पॉसिबिलिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये भी एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि पॉसिबिलिटी में जो करेक्ट है वो कैसे गलत होता है। मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था, मान लो 10 साल के बाद अंतस को एक बेटा होता है, तो हंस क्यों रहे हो? है बेचारा, ठीक है हो जाएगा। और गौरव उसका बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्ती का ये मतलब नहीं जो तुम लोग लगा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ दोस्त है। अच्छा, गौरव को पता है कि वो जो बच्चा है वो अंतस का ही है, 100% श्योर। क्या गौरव ऐसा बोल सकता है कि नहीं मुझे तो संभावना लगती है? तो मतलब मेरे कहने का सिंपल ये कि जिस चीज़ में अपन 100% श्योर होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी लगाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि पहले वाला सम ARC ऑलरेडी करेक्ट था, इसमें इन्होंने पॉसिबिलिटी लगा के एग्जैगरेट करने की कोशिश कर दी, इसलिए वो गलत हो गया। अब दूसरा चेक कर लीजिए, सम D आर नॉट B। अब आपसे क्या कह रहा है कि D का कुछ पार्ट B से कनेक्टेड नहीं है। मुझे ये बताओ, इस D का C से क्या रिलेशन? नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब ये सारे का सारा ही D इस पर्टिकुलर C के अंदर नहीं जा सकता। तो क्या इतना जाएगा? ये वाला पार्ट जा सकता है क्या? नहीं। अगर सारा नहीं जा रहा, पूरा भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 100% क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसने किसने सेकंड करेक्ट कर रखा है? वेरी गुड। किसी को कंफ्यूजन है इस पे? बिना कंफ्यूजन के करेक्ट है ना? चलो वेरी गुड। अच्छा मेरे को ये बताओ गौरव, ये बेटा ये P का Q से रिलेशन कैसा? नेगेटिव। इधर देखो। और Q का R से कैसा रिलेशन? नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ, इस P और R का क्या रिलेशन? उसका भी नेगेटिव होगा। ये समझ गया, ये गौरव टॉप करेगा एकदम। बेटा इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। P का Q से नेगेटिव है, R का भी Q से नेगेटिव है। P और R का क्या पता? अरे आपकी इनसे लड़ाई हो गई और इनकी भी इनसे लड़ाई हो गई, तो जरूरी थोड़ा कि आप दोनों की भी लड़ाई हो गई है। नहीं पता है ना? ये इसलिए करवा दिया ये कि ये तीनों के तीनों पैटर्न पेपर में है, ध्यान से देख लेना। टाइम क्या बच रहा है ये बताओ? तो जाइए घर जाइए, फिर मिलेंगे अपन अब थर्सडे को।